नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कोरोना की वैक्सीन दुनिया में कुछ ही महीनों में बना ली है, लेकिन मुंबई में बारिश से होने वाले जल भराव का इलाज कई दशक बीतने पर भी नहीं हुआ है। अगर एक वैक्सीन जिसे लोगों तक पहुंचाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं वो कुछ महीनों में बन सकती है, तो फिर मुंबई के जल भराव की समस्या दशकों में भी ठीक क्यों नहीं होती? आज मुंबई में हुई बारिश ने जो ट्रेलर दिखाया है उसे हमारे रिपोर्टर्स ने रिकॉर्ड कर लिया है। सवाल यह है कि मुंबई में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जल भराव का यह सालाना सरदर्द कब खत्म होगा? मुंबई शहर इतना स्मार्ट कब बनेगा कि जरा सी बारिश होते ही उसके हाथ पांव न फूलें? ये आज के खबरदार का फोकस है। कोरोना वायरस चीन की लैब में एक हथियार की तरह तैयार किया गया और वहीं से ये दुनिया भर में फैला। इसे लेकर सारी उंगलियां चीन पर उठ रही हैं, लेकिन चीन के साथ साथ अमेरिका खुद भी शक के घेरे में आ गया है। हमारे पास 2016 का एक वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को हथियार की तरह मारक बनाने की कोशिश वुहान लैब में चल रही थी। आश्चर्य यह भी है कि वुहान लैब को $6 लाख की फंडिंग अमेरिका से हुई थी। आज आपको कोरोना वायरस की एक किलर क्रोनोलॉजी दिखाएंगे। आज की ट्रेंडिंग खबर, टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी और ब्रेकअप से जुड़ी है। वैसे तो यह निजी मामला है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों की जिंदगी के किसी फैसले का राजनीतिक प्रोजेक्शन होता है तो फिर उनके एक्शन का सार्वजनिक विश्लेषण भी होता है। नुसरत जहां का तर्क है कि उनकी शादी तुर्की में हुई, जिसके बाद भारत आकर इसे रजिस्टर करना था, जो नहीं किया गया, इसलिए उनकी शादी मान्य नहीं है। ये लिव इन रिलेशनशिप थी। तुर्की में हुई शादी भारत आकर लिव इन में क्यों और कैसे बदल गई, ये आपको बताएंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। रिसर्च के प्रभाव की कसौटी पर बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दुनिया की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी माना गया है। इस इंस्टीट्यूट का साइटेशन स्कोर 100 में से 100 रहा। ये प्रिंसटन और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ज्यादा है। ये नतीजे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आए हैं। ओवरऑल स्कोर में दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में 3 ही भारत की हैं। पहली आईआईटी बॉम्बे, दूसरी आईआईटी दिल्ली, तीसरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हम स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अब भी अपने शहरों को मॉनसून से लड़ने के लायक तक नहीं बना पाए। एक दिन बारिश होती है तो शहरों की चीखें निकल जाती हैं। मुंबई में मॉनसून की शुरुआत हुई तो शहर के डूबने की भी शुरुआत हो गई। हर साल करोड़ों रुपए इस नाम पर खर्च किए जाते हैं कि रेन रेडी शहर बन जाएगा, यानी बारिश इस शहर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही बारिश होती है मुंबई की सूरत बिगड़ जाती है। मुंबई की इस बेबसी को हमने रिकॉर्ड किया है। साल कितने भी बदल जाएं, कुछ तस्वीरें कभी नहीं बदलती। और ये तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं। वही मुंबई, वही मानसून, वही पहली बारिश और वही हाल। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी सबवे के इलाके में हैं। सवेरे 7 बजे से जो लगातार बरसात शुरू हुई है, उसकी वजह से मुंबई के जो लो लाइंग इलाके हैं, जैसे कि अंधेरी सबवे का ये इलाका आप देख लीजिए, यहाँ पर बारिश का पानी जो जल जमाव है वो इस तरह से हुआ है कि सबवे सारे बंद हो गए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, टोवे गाड़ियां लगाई गई हैं, लाइफ जैकेट्स रखे गए हैं, क्योंकि लोगों को बोलने के बावजूद लोग इस गहरे पानी में जो तेज रफ्तार है, आप समझ लीजिए यहाँ पे लगी नहीं रहा कि सड़क है, कहीं पर भी तेज रफ्तार पानी बह रहा है और इसमें भी लोग फिर भी ना समझी किस तहत ही सही, लेकिन इससे जूझते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि प्रशासन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हुए इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। 7 बजे सुबह से जो बारिश शुरू हुई, दोपहर तक मुंबई घुटने पर आ गई। क्या अंधेरी सबवे, क्या मिलन सबवे, क्या किंग सर्कल, क्या माटुंगा, मुंबई पानी पानी हो गई। हाई टाइड खत्म हो गए, लेकिन क्योंकि तेज बरसात, मानसून ने जैसे ही दस्तक दी तो तेज बरसात के साथ जो रिमझिम बरसात हुई है उसकी वजह से कई इलाकों में पानी का जल जमाव हुआ है। ये देख लीजिए, अभी भी हाई टाइड खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लो टाइड शुरू है, लेकिन फिर भी यहाँ मिलन सबवे जैसे लो लाइन एरिया इलाकों में आप देख लीजिए पानी अभी भी जो ऊपरी के इलाके हैं वहां से आ रहा है। और यही वजह है कि जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि मुंबई में लोग
जहां पर भी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एंजॉयमेंट के लिए अपना एक अलग तरीका ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ लोग स्विमिंग करना, तैरना सीख रहे हैं। लोग कहते हैं कि सर के ऊपर पानी ऊपर चला जाता है तो तैरना ही पड़ता है। तो यहाँ आप देखिए, लोग तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पहली बरसात है, भले ही ये नाले का पानी है, लेकिन फिर भी। ये उस हिंद माता इलाके की तस्वीरें हैं जहां बीएमसी ने अभी पिछले महीने मई में ही दावा किया था कि कुछ भी हो जाए, इस मॉनसून में यहां पानी भरने नहीं देंगे। लेकिन जो इलाका हर साल मॉनसून में डूबता है और इस साल भी पहली बार बारिश में डूबा, और साथ में वो वादे भी डूब गए जो मॉनसून से पहले किए गए थे। मुंबई के हिंद माता इलाके की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी पानी भरने के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो बदल गई है वो ये ब्रिज है जो दो फ्लाईओवर्स को कनेक्ट कर रहा है। इन ब्रिज को आप अगर देखेंगे तो ये पहले इस ब्रिज से उतरने के बाद यहाँ पर पानी भरने की वजह से ये रोड बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब सायन की तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो साउथ मुंबई की तरफ जा पा रहा है। तो सेंट्रल जो एरिया है, रोड है, उसमें ट्रैफिक की दिक्कत इस साल कम हो गई है इस कनेक्टिंग ब्रिज की बनने की वजह से, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है, जैसा कि आज भी हुआ मॉनसून अराइवल के पहले ही दिन। उसके बावजूद ट्रैफिक जो है वो इस इलाके में स्मूथ हो पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुंबई समंदर और सीवर के पानी में तैरने लगी। बसें रुक गईं, गाड़ियां रुक गईं, लोकल के ट्रैक पर पानी भर गया, सबवे बंद हो गए, 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर गया। समंदर और सीवर के पानी में जगह जगह सड़कें गायब हो गईं। दिन में भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कोरोना से जो शहर अनलॉक हुआ था वो एक ही दिन में लॉक हो गया। लेकिन अभी तो ये मॉनसून की शुरुआत ही है और पहला ही दिन था। आज के लिए मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़ में मौसम विभाग का रेड अलर्ट था, यानी जगह जगह भयानक बारिश का अनुमान था, और यही हुआ भी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार लगातार 4 दिन तक ऑरेंज अलर्ट है, यानी भारी बारिश इन 4 दिनों में भी होती रहेगी। मानसून का आगमन हो चुका है और अगले कुछ दिनों में कोंकण किनार पट्टी में काफी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज कोंकण किनार पट्टी के कुछ जिलों में रेड अलर्ट और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कल से लेकर अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे कोंकण किनार पट्टी इंक्लूडिंग मुंबई में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। साथ में कुछ जगह पे एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना है। अगर ऐसी भारी बारिश होती रही तो आगे 4 दिन मुंबई का क्या होगा, ये भगवान ही जाने। पहली बारिश में ही हर तैयारी की पोल खुल गई। सायन और चुना भट्टी वहां पर आज सुबह, कल रात से 150 मिलीमीटर बारिश हो चुका है और सुबह 10 से 11 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश हुआ। जो हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनको हम कितना भी साफ करेंगे, परंतु अगर 30 मिलीमीटर ज्यादा पानी पड़ेगा, मोर देन 30 मिलीमीटर, तो वहां वाटर लॉगिंग अटल है। बीएमसी का दावा है कि उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन मॉनसून से पहले कितना काम किया गया और कितना काम नहीं किया गया, ये पहली बारिश ने ही बता दिया। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। ये उस शहर का हाल है जहां देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। आपको याद होगा कि जब कोरोना वैक्सीन के लिए अलग अलग राज्य ग्लोबल टेंडर दे रहे थे तो देश में बीएमसी इकलौती ऐसी नगर पालिका थी जिसने वैक्सीन खरीद के लिए अलग से टेंडर दिया था। बीएमसी का बजट इतना है कि देश के कई छोटे राज्यों का बजट इसके सामने कम है। इसी वर्ष के लिए बीएमसी का बजट करीब 39,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से करीब 17% ज्यादा है। इसमें करीब 18,750 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए है, जिसमें रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल जैसे काम है। इतना बजट होने पर भी हर साल मुंबई की बेबसी का बारिश वाला सीजन आता है और वही दुख भरे एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतनी अमीर नगर पालिका होने के बावजूद, इतना पैसा, इतने संसाधन होने के बावजूद आखिर मुंबई जैसे शहर के नाले तक क्यों साफ नहीं हो पाते? क्यों मॉनसून से पहले वही सब देखना पड़ता है जिसे देखने की एक तरह से परंपरा बना दी गई है?
क्यों है कि हर मॉनसून में मुंबई पर ऐसी मुसीबत आती है कि कुछ ही घंटे में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। मुंबई में मॉनसून का पहला दिन और ये हालत है मुंबई की। हल्की फुल्की बरसात हुई नहीं कि मुंबई में लग जाता है ट्रैफिक जाम। इस वक्त हम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पर आप देख लीजिए जो रश आवर का जो ट्रैफिक है, क्योंकि अनलॉकिंग शुरू हो गई है। मुंबई में लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में तेज बरसात की वजह से लग गया है ट्रैफिक जाम। रश आवर के ट्रैफिक में इजाफा जरूर हो गया है और यही वजह है कि जो देरी तकरीबन मान लीजिए अगर 1 घंटा किसी को पहले लगता था वही 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई में लोग इस वक्त, क्योंकि अनलॉकिंग अभी हुई है, जो लोग दफ्तरों तक जाना चाहते थे, बिजनेस को खोलना चाहते थे, वो इस वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश में लग गए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम, ज्यादा बारिश हो गई तो सड़कों का डूब जाना, घरों तक पानी भर जाना। हर मॉनसून में मुंबई इसी मुसीबत से लड़ती है। बारिश ने ऐसा तांडव दिखाया कि पानी न सिर्फ सड़कों पर धीरे धीरे हाउसिंग सोसाइटीज में चला गया। खतरा इतना बढ़ गया कि लोग बाहर आ गए हैं। डर ये है कि बारिश और ज्यादा होती है तो खिड़कियों से पानी अंदर ना चले जाए। मुंबई के सायन इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हाईवे के जस्ट बगल में ये जो सर्विस रोड है, ये किस तरीके से पानी से लबालब है आप देख सकते हैं। और ये कितना बड़ा खतरा है ये भी आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बारिश के बीच जो लोग जैसे तैसे ऑफिस पहुंचे और जो बारिश के बीच जहां तहां फंस गए, उनके लिए शाम को घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं था। पहले दिन इतना बारिश हुआ, कुर्ला चेंबूर घाट के ऊपर में पूरा सब जगह पानी भरा। हम कैसे भी कोशिश करके अपने घर के लिए, रास्ते के लिए सफर कर रहे हैं। 3 घंटा हो गया, बस ही नहीं है, बहुत देर से बैठे हुए लाइन लगा। ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा बारिश होएगा, इतना तकलीफ जनता को होएगा। लेकिन इस बार तो इतना तकलीफ हो रहा है कि जिसको कोई सीमा नहीं। हम लोग 3-3 घंटा से यहाँ रुके हैं, कोई भी बस नहीं आ रहा है। एक आधे ऐसी आ रही तो रुक ही नहीं रही है यहाँ पे। चल के आए हम लोग वहाँ से। अच्छा, कहाँ से चल के आए? माटुंगा स्टेशन। माटुंगा से सायन आप चल के आए हो? कितना घंटा लग गया? 2 घंटा लगा, 2-2.5 घंटा। ट्रेन नहीं, बस नहीं, ऑटो नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। 4 घंटा से माटुंगा से आने में लगा। 4 घंटा माटुंगा में इतना पूरा पानी भरा हुआ है। मैं 1 बजे मेडिसिन लेना था, यहाँ मिलता नहीं मेडिसिन, वहाँ से लेके आए मगर कुछ है ही नहीं। मॉनसून में इस बड़ी मुसीबत से मुंबई को बचाने के दावे हर बार किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। बीएमसी ने फ्लड फ्री मुंबई का सपना दिखाया था। मुंबई में 386 ऐसी जगहों की पहचान की गई थी जहां पर मॉनसून में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। इनमें 58 ऐसी जगह हैं जहां पर सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा गया था। बाढ़ वाली 386 जगहों में बीएमसी का दावा था कि इनमें 171 जगहों को फिक्स कर दिया गया, यानी यहाँ काम पूरा हो गया। 118 जगहों को 2022 के मॉनसून से पहले ठीक करने की बात कही गई। कहा गया था कि नाले चौड़े किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर रुकावटें दूर होंगी, अतिरिक्त नाले बनाए जाएं, बड़े बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। हमने पिछले अक्टूबर से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है हिंद माता के लिए जो 140 करोड़ रुपए का है। उसके अंतर्गत हमने वहाँ पे स्वर्गीय जो प्रमोद महाजन गार्डन है या सेंट रिवर गार्डन है, वहाँ हमने बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं 140 करोड़ का प्रोजेक्ट में, जो 1.5 किलोमीटर दूर है हिंद माता से, जहां हमारा प्लान है कि हम प्रेशराइज पंपों से हम सारा पानी वहां डाइवर्ट किया करेंगे और वहां पे बिल्कुल भी हम वाटर लॉगिंग उन्होंने देंगे। वो प्रोजेक्ट हमने एक ऑन अ रिकॉर्ड टाइम 5 महीने में 140 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने पूरा किया है। बीएमसी दावे कितने भी करे, कितने भी काम गिनाए, लेकिन एक बारिश में ही क्या हुआ ये पूरी मुंबई ने देख लिया और इसीलिए राजनीतिक विरोधी हमला कर रहे हैं। जो प्रकल्प इन टाइम होने चाहिए वो प्रकल्प के ऊपर ध्यान नहीं हुआ, उसकी वजह से आज बड़े पैमाने पे मुंबई में पानी भरा हुआ है। मुंबई का पूरा जनजीवन आज खराब हो गया है। लोग आज घर पे नहीं जा पा रहे और सभी को जिम्मेदार यह मुंबई महानगर पालिका की शिवसेना है। गए वक्त अनिल परब शिवसेना के नेता इन्होंने ट्वीट किया था कि यह मुंबई महानगर पालिका नहीं तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार, अगर बारिश में पानी भरा तो रहेंगे। अभी मैं उनको पूछना चाहता हूं, अभी जिम्मेदार कौन? अब मुंबई मेयर और बीएमसी कमिश्नर सड़कों पर दिखे, उन इलाकों में गए जहां पानी भरा, वहां जाकर खुद देखा।
खुद मुख्यमंत्री बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में गए, तैयारियों को देखा। लेकिन सवाल ये जरूर है कि मॉनसून से पहले जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी उसमें बीएमसी फेल क्यों हो गई? और क्या सैकड़ों करोड़ रुपए सतही कामों में ही फूंक दिए गए? क्योंकि मुंबई इस मॉनसून में भी चस की तस है। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। कोई समस्या सुलझेगी या नहीं, काम होगा या नहीं, ये बहुत हद तक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, जब कोरोना वायरस जैसी महामारी दुनिया में फैली तो सबने ठान लिया कि वैक्सीन बनाना है और इस बीमारी को हराना है। आमतौर पर वैक्सीन के एक एक फेज के ट्रायल में 2-2.5 साल लगते हैं। तीसरे फेज का ट्रायल होने के बाद भी अप्रूवल में समय लगता है, तब जाकर 8 से 10 साल में वैक्सीन लोगों तक पहुंच पाती है। लेकिन ये इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि वैक्सीन कुछ महीनों में ही लोगों तक पहुंच गई। अगर महामारी की वैक्सीन बन सकती है तो फिर मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो सकता? गड्ढे क्यों नहीं भर सकते? जो काम कागजों पर प्लान किए जाते हैं वो जमीनी हकीकत क्यों नहीं बन सकते? जाहिर है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, और इच्छा शक्ति की कोई वैक्सीन नहीं होती। और चलता है वाली सोच के खिलाफ इरादों की एंटीबॉडीज ईमानदार कोशिशों से ही बनती है। एक मशहूर गजल की लाइन है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच का आदेश दिया तो यह बात दूर तलक जाने के बजाय अमेरिका में ही अटक गई। और सवाल उठ गए कि क्या चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस को इंसानों में फैलाने वाले बदलाव अमेरिका द्वारा प्रायोजित थे? क्या वुहान लैब में कोरोना वायरस पर हो रहे खतरनाक शोध में चीन और अमेरिका पार्टनर थे? क्या वुहान लैब में कोरोना वायरस को म्यूटेट करने के चाइनीज मिशन को अमेरिका ने फंडिंग की थी? कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ, इसको लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। लेकिन अब हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जिससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण लिंक अमेरिका से भी जुड़ता है। So we sequence the spike protein, the protein that attaches to cells. Then well, I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. चीन में कोरोना वायरस को महामारी फैलाने वाले किलर वायरस में तब्दील करने के लिए वुहान लैब में सालों से रिसर्च चल रहा था। इसका एक और विस्फोटक सबूत है न्यूयॉर्क की एक गैर लाभकारी संस्था इको हेल्थ अलायंस के हेड पीटर डजेक का साल 2016 में दिया गया बयान, जिसमें वो कोरोना वायरस पर चीन में चल रही रिसर्च के बारे में बता रहे थे। Then when you get a sequence of a virus and it looks like a relative of a known nasty pathogen, just like we did with SARS, we found other coronaviruses in bats, a whole host of them. Some of them looked very similar to SARS. So we sequenced the spike protein, the protein that attaches to cells. Then well, I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. तो सबसे पहले पीटर डजेक के बयान का मतलब समझिए। पॉइंट नंबर 1, चीन में चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव करने पर शोध चल रहा था। पॉइंट नंबर 2, चीन में कोरोना वायरस पर चल रहे शोध में अमेरिका भी शामिल था। पॉइंट नंबर 3, शोध के दौरान वैज्ञानिक कोरोना वायरस को इंसानों के लिए पैथोजेनिक यानी रोगजनक बनाने के करीब पहुंच गए थे। 2016 के इस वीडियो में पीटर डजेक ने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस में ऐसे बदलाव कर दिए गए थे जिससे वो किलर वायरस बन सकता था। You create pseudoparticles, you insert the spike proteins from those viruses, see if they bind to human cells. And each step of this, you move closer and closer to this virus could really become pathogenic in people. पीटर डजेक और उनके एनजीओ इको हेल्थ अलायंस के चीन और अमेरिका के कोरोना गठबंधन को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति में चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी शक गहराता जा रहा है। शक की पहली वजह साल 2014 से 2019 के बीच पीटर डजेक की संस्था इको हेल्थ अलायंस के जरिए चीन की वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसका मकसद चमगादड़ के कोरोना वायरस पर शोध करना था। शक की दूसरी वजह, वुहान लैब को यह अनुदान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज ने दिया था, जिसके हेड अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। शक की तीसरी वजह,
डॉक्टर फाउची ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। तब डॉक्टर पीटर डजेक ने इसके लिए डॉक्टर फाउची को ईमेल के जरिए थैंक्स बोला था। और शक की चौथी वजह यह है कि डॉक्टर पीटर डजेक ने फरवरी 2020 में मशहूर जर्नल द लैंसेट को 12 से ज्यादा वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर वाला लेटर सौंपा था, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी पर हो रही चर्चा को रोकने का दबाव बनाया था। यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के तार वुहान लैब के साथ साथ अमेरिका से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फाउची की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है। वो अब अपने दावे से पलट गए हैं। I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में लैब लीक थियरी से सबूत जुटाने का जो काम दिया था, उसके दिन तेजी से बीत रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ जिस तरह नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे चीन की वुहान लैब तो संदेह के घेरे में है ही, अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर जो खुलासे हमने आपको दिखाए हैं, उसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिकी मीडिया ने तो डॉक्टर फाउची को झूठा बताना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य सलाहकार ने चीन की वुहान लैब लीक थ्योरी पर अमेरिकियों को गुमराह किया है। डॉक्टर फाउची पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने वुहान लैब में कोरोना वायरस लीक होने के मामले में चीन का बचाव किया। इस पर हाल ही में अमेरिकी संसद में डॉक्टर फाउची की पेशी भी हुई थी, जहां उनसे वुहान लैब की फंडिंग पर भी सवाल पूछे गए थे। वहां डॉक्टर फाउची के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। कुल मिलाकर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय से सवाल वो खुलेआम उठा रहे थे। चीन से जो कोरोना वायरस निकला है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत आखिर क्या हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फाउची, जो कि खुलकर हाल फिलहाल में चीन के खिलाफ बोल रहे थे और वुहान लैब के बारे में बोल रहे थे, उनकी कुछ पुरानी ऐसे संपर्क चीन के उस वुहान लैब के साथ मिले हैं, जिसे लेकर अब ढेरों सवाल उठ रहे हैं और खासकर अमेरिका के भीतर ये सवाल उठ रहे हैं। वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति वाला बयान जो उन्होंने पहले दिया था, वो आखिर क्यों दिया था और वुहान लैब को फंडिंग करने की उनको जरूरत क्या थी। Group of highly qualified evolutionary virologists looked at the sequences there and the sequences in bats as they evolve, and the mutations that it took to get to the point where it is now is totally consistent with a jump of a species from an animal to a human. जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बारे में ठीक से जान भी नहीं पाई थी, तब डॉक्टर फाउची ने लैब लीक थ्योरी को खारिज कर दिया था। तब उन पर किसी ने सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इको हेल्थ अलायंस के जरिए वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान देने और फिर उसे छिपाने का प्रयास करने की वजह से डॉक्टर फाउची का नाम लैब लीक थ्योरी की जांच से जुड़ता जा रहा है। अमेरिका की मशहूर वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक 9 दिसंबर 2020 को वायरस उत्पत्ति की जांच कर रहे अमेरिकी अधिकारियों को वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शंस शोध के दावों को वेरीफाई करने से मना कर दिया था। गेन ऑफ फंक्शंस के जरिए ही वुहान लैब में कोरोना वायरस में बदलाव करके उसे ज्यादा संक्रामक बनाने से जुड़े शोध किए गए थे। वैनिटी फेयर मैगजीन के मुताबिक गेन ऑफ फंक्शंस शोध को जांच करने से इसलिए रोका गया ताकि शोध को मिले अमेरिकी अनुदान पर किसी का ध्यान न जाए। वुहान लैब की फंडिंग को लेकर 26 मई को डॉक्टर फाउची से अमेरिकी संसद में भी कड़े सवाल पूछे गए थे, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। कोरोना वायरस की लैब लीक थियरी पर अब पूरी दुनिया यकीन करने लगी है। तमाम खुलासे और दावों से शक की सुई सीधे वुहान लैब पर जाकर टिकती है, लेकिन वुहान लैब के कई तार सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। जाहिर है अभी कई और सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया को हैरान कर सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को लैब में बनाने का आरोप चीन पर है, लेकिन अगर कोरोना वायरस वाकई लैब से लीक हुआ है तो उसमें डॉक्टर फाउची की क्या भूमिका थी, इसे लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। अमेरिकी अखबार
वॉशिंगटन पोस्ट में ने 866 पन्नों के ईमेल चैट के जरिए खुलासा किया था कि डॉक्टर फाउची कोरोना महामारी के पूरे दौर में लगातार चीनी वैज्ञानिकों के संपर्क में थे और अब उन पर चीन के वुहान लैब को पैसे देने का आरोप है, वो भी कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर फाउची भी इस साजिश में शामिल थे और क्या उन्हें कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ पता था? नुसरत जहां और निखिल जैन अब अलग अलग हैं। ये दोनों का निजी मामला है, लेकिन नुसरत ने निखिल के साथ रिश्ते को शादी मानने से इनकार किया है, तो इस पर गंभीर कानूनी मसला उठ खड़ा हुआ है। नुसरत की दलील साफ है कि उनका और निखिल का धर्म अलग अलग है, इसीलिए तुर्की में हुई सेरेमनी को तब तक शादी नहीं मान सकते जब तक वो भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दर्ज न हो। नुसरत ने अपने बयान में रिश्ते को लिव इन कहा है, लेकिन इस खबर की पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें भारत के फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 को भी देखना पड़ेगा। इस कानून के अनुसार भारत का कोई नागरिक अगर विदेश में कोई ऐसी सेरेमनी करता है जो उस विदेशी धरती पर कानूनन शादी के तौर पर मान्य है, तो उसे भारत में शादी की मान्यता मिलेगी। लेकिन फॉरेन मैरिज एक्ट का सेक्शन 4D विदेश में हुई किसी भारतीय की शादी को भारत में मान्यता तभी देता है जब दोनों पक्षों में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी अमान्य रिश्ता न हो। अब नुसरत और निखिल के मामले में ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का दायरा क्या होगा, ये अदालती सवाल है जिसकी व्याख्या सिर्फ अदालतें ही कर सकती हैं। कोरोना के कहर के सामने अप्रैल मई में आर्थिक गतिविधियों में बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन बीते चंद दिनों में अनलॉक के असर से इकोनॉमी के तमाम पहियों की रफ्तार बढ़ गई है। इससे अप्रैल मई में रोजगार गंवाने वालों को फिर से काम धंधे मिलने शुरू हो गए। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों के रोजगार पर रोक लग गई है। आमदनी पर कोरोना का जोरदार अटैक हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लेकिन एक हफ्ते में अनलॉक में ही अर्थव्यवस्था ने जोरदार तरीके से वापसी की है। हफ्ते दर हफ्ते इकोनॉमी को ट्रैक करने वाली रिसर्च एजेंसी नोमुरा का इंडेक्स NIBRI बढ़कर 69.7 पर पहुंच गया, जबकि एक हफ्ते पहले ये 62.9 पर था। इन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इकोनॉमी में गिरावट का सबसे बुरा दौर बीत गया है। हालांकि ये भी तय है कि आगे रिकवरी की रफ्तार कोविड प्रतिबंधों में छूट और वैक्सीनेशन की स्पीड से तय होगी। नीति आयोग का मानना है कि जुलाई से इकोनॉमी पटरी पर लौटनी शुरू हो जाएगी। इस बात पर बहुत निर्भर है कि महामारी की तीसरी लहर की क्या शक्ल होती है, मगर कुछ भी शक्ल हो, क्योंकि हमने तैयारी बहुत कर ली है और पहली दो लहरों से हमने काफी सीख भी लिया है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुदृढ़ है और काफी चीजें सब मुहैया हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि रिकवरी जुलाई से अवश्य शुरू हो जाएगी। इकोनॉमी में तेजी आने का संकेत मोबिलिटी इंडेक्स से भी मिल रहा है। गूगल में वर्कप्लेस और रिटेल एंटरटेनमेंट मोबिलिटी इंडेक्स में 8% पॉइंट्स की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं एप्पल का ड्राइविंग इंडेक्स एक हफ्ते में 12% पॉइंट्स बढ़ा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार को भी डिमांड में वापसी का भरपूर भरोसा है। वैक्सीनेशन जैसे और आगे बढ़ेगा तो इनमें डिमांड और आएगा, जैसे आया था चौथी तिमाही में वैसे ही इसमें भी आएगा। कि कुल मिला के इन सब से मेरा अनुमान है जो रेस्ट्रिक्शन हटाने के कारण, वैक्सीनेशन और तेजी से होने से और जो दूसरी वेव है इसका ढलान होने के कारण, ये तीनों चीजें जब मिलजुल के आएंगी तो इससे आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी। इस बीच विकास दर को लेकर वर्ल्ड बैंक के अनुमान ने भी तेज रिकवरी का भरोसा जताया है। विश्व बैंक के मुताबिक 2021-22 में इकोनॉमी में 8.3% की दर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। 2023 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में 6.5% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक का यह अनुमान RBI के अनुमान से काफी कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक RBI ने MSME को आर्थिक मदद मुहैया कराना और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के नियमों में ढील देने से कारोबारियों को राहत मिली है, लेकिन इस तरह की रियायतों को जारी रखने का सुझाव भी वर्ल्ड बैंक ने दिया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था को पॉलिसी सपोर्ट की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नई नौकरी खोजने वालों के लिए 2021 उम्मीदों से पूरा होने का साल बन सकता है। इस साल 60% कंपनियां नई भर्तियां करने के लिए तैयार हैं। नौकरियों पर रखने का ये सिलसिला वर्चुअल माध्यमों के जरिए अप्रैल मई में भी जारी रहा है। अब कंपनियां जुलाई से इसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं।
अर्थव्यवस्था की गिरावट के बीच अगर आपको नौकरी तलाशने में असफलता हाथ लगने का डर सता रहा है तो इस डर को तुरंत दूर कर लीजिए। दरअसल इस साल कंपनियां जमकर कर्मचारियों की भर्तियां करेंगी। मर्सल मेटल की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्रूटमेंट मैनेजर्स 2021 में भर्तियों के मामले में प्री कोविड स्तर पर पहुंचने को लेकर भरोसेमंद हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि करीब 60% कंपनियां नए पदों पर प्रतिभाशाली स्टाफ की तलाश कर रही हैं। यानी जिन लोगों के पास क्षमता और योग्यता के साथ ही किसी एक सेक्टर के लिहाज से जरूरी महारत है तो फिर उन्हें नौकरी तलाशने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस सर्वे में एक और दिलचस्प बात निकलकर सामने आई कि अप्रैल और मई में जगह जगह लगे लॉकडाउन के बावजूद भर्तियों का रास्ता बंद नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में कंपनियां भर्ती के लिए वर्चुअल हायरिंग को प्राथमिकता दे सकती हैं। करीब 81% कंपनियों ने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान स्टाफ को हायर करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म अपनाया है। इसके साथ ही मैन पावर के सर्वे में भी काम की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में नौकरियों में भर्तियों की गति स्थिर रहेगी। परिवहन, यूटिलिटी और सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके निकलेंगे। मध्यम आकार की कंपनियों में नौकरियों के मौकों में 8% की बढ़ोतरी होगी, जबकि बड़ी कंपनियों में हायरिंग गतिविधियां करीब 6% बढ़ेंगी। सर्वे में शामिल 54% कंपनियों का मानना है कि वो जून में भर्तियों को बढ़ाने को लेकर भरोसेमंद है। हालांकि अब एक नया बदलाव ये भी देखने को मिलेगा कि कर्मचारियों को घर, दफ्तर और दूर दराज की लोकेशन से काम करने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही कामकाज के घंटों को भी अब कंपनियां फ्लेक्सिबल रखने पर विचार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.ajtak.in पर, या फिर आप डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।